आदाब अर्ज है, आप सब पर सलामती हो। आज हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ इल्मी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम प्रोफेसर इश्तियाक अहमद है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनकी 2 किताबें मंजर आम पे आई हैं, जिनमें से एक किताब का नाम है पंजाब पार्टीशन 1947 और दूसरी किताब का नाम है पाकिस्तान द गैरजन स्टेट। किताब पब्लिश हुई है, हम कह सकते हैं कि ये इतनी ऑथेंटिक है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची से पब्लिश हुई है। तो आज हम इश्तियाक साहब के साथ तारीख पे बात करने पे यहाँ मौजूद हैं और जिसमें हम उनसे ये सवाल करेंगे जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि जब पंजाब की पार्टीशन हुई तो वहां पे उस वक्त बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, फसादात हुए, क्योंकि इश्तियाक अहमद साहब ने इसी हवाले से अपनी किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त लड़ाई झगड़े हुए, तो लोग थे, मुख्तलिफ मज़हब के लोग थे, वो आपस में लड़े। तो इस बारे में आप लोगों को बताइए, नाज़रीन को बताइए कि हकीकत क्या है, वो कौन से लोग थे जो आपस में लड़े, वो कौन से ग्रोह थे जो आपस में लड़े। क्या इसमें कोई आम इंसान शामिल थे, आम लोग शामिल थे कि जब तकसीम हुई वो एकदम से आपस में लड़ पड़े, झगड़ पड़े, क्या हुआ था? बहुत आपका एक बड़ा सवाल है, डीप सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं आसानी से दे देता हूँ। बाकी किताब को लोग खुद पढ़ें और अपना फैसला करें। किताब का पूरा टाइटल है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड, अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स का मतलब ये है कि उस जमाने के जो सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स थे, जो बच गए, जो विटनेस थे, उनके मैंने 11 साल लगा के, 12 साल लगा के दोनों तरफ से कलेक्ट किए और उसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरिकली ऐसे हुआ, नेक्स्ट स्टेज ये है, नेक्स्ट स्टेज ये है। इस किताब का स्ट्रक्चर ये है। अब बात यह है कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें 3 ग्रोह इन्वॉल्व थे, हिंदू, मुसलमान और सिख। जो यहाँ के पारसी थे या यहाँ के ईसाई थे, क्रिश्चियंस, मसीही, उनको उस जमाने में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अगर साथ कोई मुसलमान रह रहा है तो उसका घर, उस पर अटैक हुआ। अगर एक और किस्म का इलाका है तो हिंदुओं के घर पे हुआ। तो ये एक टारगेट किलिंग 3 ग्रुपों ने एक दूसरे की की। इसकी ट्रेजेडी ये है कि तीनों ग्रुप इसके विक्टिम भी हैं और इस जुर्म के करने वाले भी हैं। तो ये है पंजाब की पार्टीशन की हकीकत। अब सवाल ये होता है कि क्या लोग बैठे हुए थे तान के कि मौका मिले तो हम एक दूसरे को कत्ल करें, मारें? ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी, क्योंकि सदियों से लोग रह रहे थे। और जब आप मुख्तलिफ यानी मज़ाहिब के और ये लोग इकट्ठे रहते हैं तो अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं एक साथ रहने के। हो सकता है एक दूसरे के साथ हर बात में वो खुश ना हो, वो तो आप अपने घर के लोगों के साथ भी ज़रूरी नहीं हर खुश हों, मगर अमन चैन से ये हमारे गांव, बस्तियाँ, शहर बसा करते थे। ये 1940 का जो लाहौर रेवोल्यूशन है, जो पाकिस्तान रेवोल्यूशन बना, उसके बाद की 7 साल की जो पॉलिटिक्स हुई है, उसमें इश्तियाल दिलाया गया हर ग्रुप को कि वो दूसरा ग्रुप तुम्हारा दुश्मन है। और आखिर में हिंदू और सिख एक तरफ हो गए और मुसलमान एक तरफ। तो ऐसे इनका क्लैश हुआ। कोई इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। तकरीबन हर इंसान पैदाइशी जो है मासूम ही होता है। उस पर क्या गुजरती है, क्या उस पर असर होता है कि वो इस किस्म के घनौने जुर्म करे, ये इस किताब में मैंने इसका जवाब थ्योरेटिकली भी दिया है और एविडेंस के साथ भी दिया है। ठीक हो गया। प्रोफेसर साहब, आपने 2 बहुत सी अहम बातें की हैं। एक तो ये कि 12 साल लगे हैं आपको ये किताब लिखते हुए, जी। और आपने जो एविडेंस हैं, जो लोग उस वक्त जिंदा थे, उनसे बातें की हैं, तो ये बहुत ही अहम तारीखी दस्तावेज है, तो जिसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता।
फिर आपने दूसरी बात की कि जो ये 3 ग्रोह थे, ये आपस में कोई इस तरह नहीं हुआ कि बैठे हुए थे और आपस में लड़ पड़े। तो क्या वजह थी कि ये जो आपस में सदियों से मिलके जो लोग रहते थे, तो क्या वजह हुई कि क्योंकि ये आम लोग तो एक दूसरे से लड़े नहीं। हम आपसे ये सवाल है कि क्या आम लोग एक दूसरे से लड़े जो बैठे हुए थे, बाहर से कोई आया हमला किया? अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसे हुआ है कि लोगों ने एक जत्थे में छुप के जाके तो साथ के गांव, अगले गांव में अटैक किया है और अपने गांव के लोगों को यानी हाथ नहीं लगाया। ये शहरों में भी हुआ है, शहरों में भी हुआ है और कस्बों में भी हुआ है और गांव में भी हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह पे बदमाशी भी होती है ना, और लिहाजा कोई चीज 100% कभी नहीं हुआ करती इन हालात में। लेकिन अक्सर और बेशतर लोगों ने अपने मोहल्ले के लोगों को जिनसे आंख मिली हुई थी उन पे हमले कम किए या नहीं किए। बाहर जाके जो भी है उन्होंने हमले किए। तो इसके अंदर कैसे लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया, उसमें मैंने 4 ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं जिनके जरिए ये कत्लेआम अमल में लाया गया। सबसे पहले तो पता है आपको, ये सारी चीजें पुलिस के हाथ में होती हैं कि इस इलाके में बदमाश कौन है, जुआ कहाँ हो रहा है, शराब कहाँ बन रही है। और इन हालात में जब दंगा फिसाद कराना हो तो पुलिस अपने टाउट जो है उनको इस्तेमाल करती है। तो वो उधर भी थे, ईस्ट पंजाब में भी थे, हर गांव हर शहर में थे। एक तो पुलिस जो लोअर लेवल, खास तौर पे थानेदार और इस लेवल के लोग तो अक्सर इन्वॉल्व थे। मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, जज नहीं, मैजिस्ट्रेट जो लोअर लेवल के जज भी होते हैं लेकिन ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में उनका ही काम होता है, वो भी इन्वॉल्व थे। तीसरा ग्रुप जो है वो है इनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स बैकग्राउंड में मदद कर रहे हैं। ये 3 ग्रुप हो गए। चौथा ग्रुप जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन 1 मिलियन पंजाबी घर वापस आए थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख। उनमें से कई लोग तो महल मेंटली वो इम्बैलेंस उनका हो गया था और वो क्या कहते हैं, साइकोपैथ हो चुके हुए थे। इतने लोगों को मारा और ट्रेंचेस में रहे, तो उनके लिए किसी को मार देना ये वो कोई बड़ी बात नहीं थी। कई एक्स मिलिट्री पीपल वर इन्वॉल्व, बल्कि कुछ इलाकों में तो इन्होंने खास तौर पे मिलिट्री अंदाज में प्लान करके अटैक किए। तो ये 4 ग्रुप हैं, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के भी पीछे बैकग्राउंड में लोग, और पुलिस डेफिनेटली, गुंडा एलिमेंट जो नीचे जिसे कहते हैं हम अंडरवर्ल्ड, और ये साबिक फौजी। इसमें फिर ये भी होता है जो छोटा मोटा होता है ना गुंडा, वो भी बीच में ज्वाइन कर जाता है, जो वैसे सिर्फ छोटी मोटी ताश की गेम करता है वो भी ज्वाइन कर जाता है। क्योंकि जब स्टेट की अथॉरिटी ना रहे और किसी का हुक्म ना चल रहा हो तो फिर आप जो मर्जी कर ले, और अगर आपके ऊपर कोई लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपसे जो मर्जी करवा ले, ऐसे हुआ है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे आपने तो बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। हाँ जी, पुलिस का फैक्टर सब भूल जाते हैं। सबसे बड़ा पुलिस ही है एक्चुअली, पुलिस नंबर 1। अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना, काबू में रखना उन लोगों को जो शर्त पसंद होते हैं, और उन लोगों को आपने कानून के साथ उनकी जगहों पे रखना है कि जिनके जहन में साजिशें रहती हैं कि पार्टीशन होने चाहिए है, तो हम ये करेंगे, हम मजा दिखाएंगे, हम पुरानी दुश्मनियों के बदले भी अब आज लेंगे। बिल्कुल सही है। एक और भी है, हाँ, कि ये इनकी पहली दफा नहीं हुई। ये देखे ना, 1935 में वो क्या कहते हैं, मस्जिद शहीदगंज, गुरुद्वारा शहीदगंज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1935 में लाहौर के अंदर, जिसमें भी पुलिस टाउट्स ने इस्तेमाल किए गए। उससे पहले वो जो इल्मुद्दीन वर्सेस राजपाल जो रंगीला रसूल थी, वहां पे भी पुलिस ने अपने अपने इश्तियाल दिलाने के लिए, क्योंकि वहां पे पहले इंसिडेंट में भी कोशिश की गई
कि हिंदुओं ने माफी भी मांग ली थी और बात रफा दफा भी हो गई थी, लेकिन फिर इन्होंने ये करके तो वो वहां पे ये, लिहाजा ये सारी बैकग्राउंड मेरे पास थ्रू एविडेंस थी लोगों के, वो क्या कहते हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड है। और एक और बात बता दूं, ये 90% से ज्यादा जो मेरे इंटरव्यू किताब में है ना, वो लम्स की है, हिस्टोरिकल आर्काइव्स, वहां पे अपलोडेड है, जो जाए जाके सुन भी ले। इतने साल तक वो मेरे पास ही थे क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं थी। अब लम्स वालों ने वो मुझसे ले लिए और वो सारे लगा दिए। इन सालों में कोई 5 से 7% देखे ना, मैं स्टॉकहोम से सिंगापुर चला गया, सारी वो बोरी सी बना के ले गया, फिर उसमें कुछ खराब हुए हैं, बट 90% 95% अभी भी वहां पे है अपना। तो जो चेक करना चाहे, लोगों की अपनी जुबान में क्या उन्होंने बताया वो वहां जाके चेक कर ले। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और क्योंकि जब हम तारीख की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि जिस तरह से दुश्मनियां हमारी सब आम इंसानों की दुश्मनियां हों, तब ग्रोह जो हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के लड़ पड़े हों, तो ये ज़हन में आता है बचपन से, बहुत सारे लोगों की ये ज़हन में आता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये सामने आया है पुलिस का। अगर पुलिस उस वक्त, देखिए सियासत अगर इन्वॉल्व भी थी तो पुलिस अपना फर्ज निभाती, और वो अगर लोग नहीं समझ रहे थे तो पुलिस कॉल करती। क्या आपने किताब लिखते हुए ये आपने रिसर्च की कि किसी पुलिस अफसर ने वो साजिश कहीं किसी इलाके में हो रही थी कि ऊपर कॉल की हो कि यहाँ पर दंगा हो रहा है और ये इस तरह की बातें, पुलिस ने भी जिम्मेदारी उठाई? बल्कि इसके बरक्स हुआ है। मसलन शालीमार नहीं, शाहलमी पे जो आग लगी ना, उसके तो अब शायद विटनेस पता नहीं जिंदा है या नहीं है, मैं नाम बता देता हूँ, किताब में उनकी फोटो भी है, उनकी इजाजत से। हाजी अब्दुर्रहमान गिल, ये उस जमाने में 17 साल के थे या कुछ थे, तो इनको इनके वालिद ने पुलिस के हवाले किया था और मैजिस्ट्रेट एक था, ये दोनों आए थे इनके पास। इनके वालिद का नाम था बिल्ला जट, और वो उस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा था। तो बिल्ले ने कहा, यार मेरे बच्चे अब हो गए हैं जवान, मैं अब तुम्हारे इनके इसमें मेरा बेटा ले जाओ, ये अंडर एज है, इस पे कोई केस भी नहीं बनेगा। तो उसके जरिए ये सारी आग लगाई गई और पूरी उसकी डिटेल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको, खैर सुनने वालों ने अगर किताब नहीं पढ़ी तो ये विद ग्रेट डिटेल मैंने बताया। इसी तरीके से रोपड़ के अंदर जो ईस्ट पंजाब में है, वहां पे गुजरों के गांव थे और हजारों के, वहां पे जो हमले हुए हैं वहां पे भी एसडीओ इन्वॉल्व था और पुलिस भी इन्वॉल्व थी। हमने दोनों तरफ जाके ये एविडेंस ढूंढ लिया कि ये नेटवर्क कौन सा काम कर रहा है, समझ गए आप? तो ऐसे हुआ है। इन हालात में जब लॉ एंड ऑर्डर ना रहे तो इंसान के अंदर भी जो एक जुनून है, दहशत है, वो भी आ जाती है। तो कई लोगों ने जो वैसे बड़े पीसफुल थे उन्होंने भी हिस्सा ले लिया लूट मार में। देखो लूट मार में न्यूयॉर्क में जब लाइट चली जाए तो उसी रात को दुकानें लूटी जाती हैं। आज के दौर में भी होता है भैया, क्योंकि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, गुर्बत होगी, कुछ बहुत अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, तो ये वो मौका है कि जब लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं तो आप उसका फायदा उठाते हैं। ये हुआ है। बहुत तफसील के साथ आपने बताया जी प्रोफेसर साहब। यहाँ पे आपने एक और बहुत दिलचस्प नुक्ता जो है तारीख का रुख है वो दिखाया है कि बिल्ला जट का किरदार, किस तरह जट के किरदार ने एक पूरी हस्ती बस्ती, लाहौर की बस्ती को उजाड़ा और पल भर में उन आंखों को भी उन्होंने आंसुओं की नजर कर दिया जिनमें पहले खुशियों की चमक होती थी, क्योंकि वो खुशियां साथी होती थी, वो मिलजुल के रहने वाली होती थी। आप इस किताब में क्या ये भी बताया है कि जब उजड़ के यहाँ से बिल्ले जड़ के किरदार की वजह से लाहौर के मुकामी रहायशी रहने वाले जब वागा की तरफ अमृतसर जा रहे थे तो उनकी आंखों में क्या था? क्या आपने कभी इस बुजुर्ग से बात हुई कि आपकी? आप मेरी किताब तो पढ़े, बल्कि जब मैंने रिसर्च की और दिल्ली गया तो दिल्ली में लाहौर से गए हुए ज्यादातर हिंदू मुझे मिलने आ गए
तो वो एक ही नाम ले रहे थे, उसका नाम था मैजिस्ट्रेट MG चीमा। चीमा आया था बिल्ले जट के पास कि भाई चौधरी के हम दोनों जट हैं तो कोई मदद कर, हमने आग लगानी है। उसने कहा भाई देखो, पहले मैं तुम्हारे कई काम कर चुका हूं पुलिस वालों के साथ, अब नहीं, अगर पकड़ा जाऊंगा तो मेरे तो अब बच्चे और भी जवान हो गए हैं, ये बेटा है मेरा अब्दुर्रहमान, इसको ले जाओ। वो अब बाद में हाजी भी हो गए और उनकी फोटो भी है, उन्होंने खुद कन्फेस की है, एक एक डिटेल किताब के अंदर मौजूद है इसमें, यानी कोई दो बातें नहीं हो सकती, क्योंकि उनके इंटरव्यू वहां पे है लम्स में, वहां जाके सुन लो। तो ऐसे हुए मैजिस्ट्रेट, तो वो हिंदू मुझे वो इन्हीं के नाम लेते थे। बिल्ला चट का तो पता लगा ना उसके बेटे से, और क्योंकि ये लोअर लेवल का है, लेकिन मेन कैरेक्टर है पुलिस। अच्छा एक और सुनो, उसके अंदर एक इंकिशाफ इसने खुद किया है अपना, हाजी अब्दुर्रहमान गिल साहब ने, कि जब पुलिस आई, वाटर ब्रिगेड आया, तो वाटर ब्रिगेड ने मशीन भी ऑन कर दी, क्योंकि आपको पता है लाहौर के इर्द गिर्द जो पुराने लाहौर के इर्द गिर्द एक छोटी सी वो नाला सा भी था, ग्रीन पैच भी थे जहां पे लोग बैठते थे ये वो, और एक नाला भी। हाँ जी, तो वहां से पानी लेके अब शालमी की जो जल रही है उसको चलाना, इन्होंने सारा ऑन करके तो जो पानी का रुख है वो फिर नाले के अंदर ही डाल दिया। ये सारे इंकिशाफ इनसे मैं लेके आया हूं भैया। इन्होंने खुद बताया है कि वो बजाय अपनी पूरी ड्यूटी, उनको भी हुक्म ऊपर से आया था, आए वो जलान यही थे, पुलिस ने वहां कहा होगा नहीं ये बस मशीन ऑन कर दो, ताकि बड़े अफसरों को, उस जमाने में अंग्रेज था भी सुपीरियर, जो SP होगा या IG होगा, ये उसके नीचे लेवल के लोगों ने किया। यही फिर उधर भी हुआ है, माफ करना, ये ऐसे ना लगे कि हमारी तरफ ही हुआ है, शुरू हमारी तरफ हुआ है, उधर फिर बदला ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से लिया गया। एक बात और बता दूं, जो मैं बता दूं, ये सारा झगड़े का अरूज जो है ना, वो रावलपिंडी के पास है। मार्च 6 तारीख से लेके 5 को हुए थे बलवा शुरू, 6 की रात को ये गांव की तरफ चले गए मुसलमानों के बड़े बड़े हजूम, और इन्होंने सिखों के गांव कवर करके, तो सिख तो कहते हैं 10,000 मार दिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स हैं 2004 डेड एंड सो मेनी, बाद में उन्होंने 3,000 कर दिए। हाँ जी, ऑफिशियल फिगर्स, मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 5 to 7,000 सिख्स वर किल्ड। लेकिन जो फिर बच के यहाँ से उधर गए, उन्होंने पटियाला में बैठ के पूरी तैयारी की कि जब हमें बदला लेना पड़ा तो फिर और जबरदस्त बदला लेंगे। तो जो कुछ यहाँ पे हुआ है वो वहां पे रिपीट हुआ है, और कुछ हालात में डबल लेवल पे हुआ है, ये ताकि दोनों तरफ से पता लग जाए। इस किताब की ग्रेटनेस ये है कि मेरी किताब से पहले एक तो थे ना अफसाना निगार और स्टोरी, ये बंटो और कृष्ण चंद्र, जिन्होंने बड़ी दिलेरी से ये बातें लिखी थी, लेकिन रिसर्च नहीं हुई ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, और ना बरतानिया में। बस ऊपर से रिसर्च हुई। गवर्नर रिपोर्ट्स क्या लिखती थी, गवर्नर रिपोर्ट्स तो उस दिन खत्म हो गई ना जिस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, यानी 14 के बाद 15 से इंडिया और पाकिस्तान की अपनी हुकूमतें आ गई। उससे पहले तो अंग्रेजों की रिपोर्ट्स जो थी वही अवेलेबल थी, उस पर ही काम होता था। हमने कहा कि कत्ले आम तो उस 15 से शुरू हुआ है, जब अंग्रेज बीच में से रिमूव हो गया तो दोनों तरफ से फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने मिलके माइनॉरिटीज के साथ जुल्म किए। ऐसे है इस किताब की स्टोरी। और मैंने तो एक ही गांव के लोग रावलपिंडी के कपूरथला में भी ढूंढ लिए, उन दोनों की स्टोरी भी मिला के देखी है, और इधर से जो वहां से लोग आए हैं उनकी जाके स्टोरीज उनके गांव में चेक की, और वहां पे पुराने लोग मिल गए कि हाँ जी इत्थे इंज होया सी। रोपड़ में एक गांव है धनोली गुजरों का, वहां की स्टोरी मैं वहां पे ले गया, उनसे चेक किया, बिल्कुल सही बताई थी मुझे चौधरी अब्दुल वाहिद ने, जो मुझे स्टॉकहोम में मेरे साथ यानी स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनकी ये बचपन की कहानी थी। तो बहुत डिटेल्स है इस किताब को, जो पढ़ेगा उसमें अगर आपके पास वक्त हो तो मैं तो ऐसी बातें बताऊं। मैं कहा करता हूं कि लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिक्शन में तो आप अपनी फैंटेसी से लिखते हैं, लेकिन फैंटेसी भी कोई हद होती है, हकीकत उससे ज्यादा भी अजीब होती है।
तो उसमें कई और किस्से हैं, लेकिन जाहिर है आपके पास इतना टाइम नहीं है। हाँ जी। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे आपने तो तारीख की उन उन हकाइक की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि जब यहाँ पे पुलिस की ज़ेरे निगरानी जी 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 वाक़यात हुए, आपने कहा कि उस वक्त गोरा था, अंग्रेज था। अंग्रेज की तारीख तो हम जानते हैं, जिस तरह जलियांवाला बाग में जिस तरह उन्होंने जी 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 किया, और उसके बाद उन्होंने उस वक्त वो भी नहीं रोका, तो यहाँ पर लाहौर में भी नहीं उन्होंने रोका। तो जिसके बाद रावलपिंडी वाला वाकया हुआ पुलिस की नाअहली की वजह से। हाँ जी, वहां पे भी मैंने उसमें आर्ग्यू किया है कि जो जितने गांव है ना, वो पिंडी शहर से घंटा 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, और वहां पे उस जमाने में फौज भी बड़ी थी, यूरोपियन फौज भी बड़ी थी, लेकिन मैंने साबित किया कि उनको हुक्म था कि सिर्फ तब इंटरवीन करना है अगर किसी यूरोपियन पे हमला हो, अगर ये खुद लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। हाँ जी, अंग्रेज का हुक्म था। हाँ जी, उस वक्त अंग्रेज का हुक्म था उस वक्त। हाँ यार, 14 अगस्त तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा जो था अंग्रेज का ही था ना, उनकी हुकूमत चल रही थी। तो बल्कि मैंने तो शो किया है, हमारे अब तो वो फौत हो गए हैं, ख्वाजा मसूद अहमद, जो बाद में प्रिंसिपल गॉर्डन कॉलेज बने। उन्होंने कहा उस जमाने में मैं गॉर्डन कॉलेज में लेक्चर था मैथमेटिक्स का, और हमारे अमेरिकन प्रिंसिपल ने जाके डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को कहा कि 2 बंदे ये जो है ना फौज के हमारे कॉलेज के आगे रख दो, यहाँ पे हिंदू और सिख हॉस्टल में रहते हैं। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ही डिडंट सेंड देम प्रोटेक्शन। तो कहीं से ये कंस्पिरेसी के कई लेवल्स हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ गवर्नर पंजाब सर एवन जेंकिंस वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस कंस्पिरेसी। वो लाहौर में बैठा था, तो जब तक वो यहां से चला नहीं गया आम कत्लेआम नहीं हुआ, लेकिन हो रहा था। उसने खुद लिखा है कि मेरी अब जो है ना हुक्म मेरे दफ्तर से बाहर नहीं जाता, ये उसने, मैंने वो टेलीग्राम भी उसकी वहां पे लिख दी है जो उसके मैंने पाई है। एवरीथिंग इज देयर। एक दफा किताब आप पढ़ लें, ऑल व्हाट आई टेल यू इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, ये बात है। यहाँ पे एक और सवाल है, जिस तरह अंग्रेज गवर्नर ने कहा, पंजाब के गवर्नर ने अंग्रेज था कि मेरा जो हुक्म है वो दफ्तर से बाहर नहीं जाता। अगर हम मिनट के लिए अगर हम इस पार्टीशन का जो हम मौजू है इससे हटकर एक सवाल है अगर मैं करूं कि जो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के साथ किया, उनका भी हुक्म उन्होंने लाल किले से बाहर नहीं जाने दिया, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि मकाफाते अमल का अंग्रेज शिकार हुआ? आप कहना चाहें तो कह लें, मेरा मतलब है कि एक हुकूमत जिसकी रिट ना मानी जाती हो, वो एक बेकार पावरलेस हुकूमत होती है ना, डेकोरेशन होती है। जिस तरह खिलाफत उस्मानिया को पहले बरतानिया ने खत्म कर दिया, 1919 में उनकी सारी एम्पायर खत्म कर दी, लेकिन जो महल है सुल्तान का, खलीफा का, उसको कायम रखा और उसको कहा कि यही आपका खलीफा है। पहले खत्म कर दी उनकी सारी एम्पायर, और फिर एक शहर के एक महल में कहा कि यही है सुल्तान। तो ये तो जो हुकूमत करता है वो इस तरह ही करता है यार। बहादुर शाह जफर के साथ यही किया इन्होंने, मगर बाद में ऐसे हालात हो गए कि इनके बस में नहीं रहा, तभी तो ये एकदम चले गए हैं। दे लेफ्ट विदाउट एस्टेब्लिश। इन्हें पार्टीशन करनी थी तो थ्रू पीसफुल मींस करवा के तो आराम से जाते ना। इनके एकदम जाने में भी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हुई। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये कई लेवल है, लेकिन एवन जेंकिंस को मैं फिर भी पार्टी टू दिस नहीं समझता। वो उसके ऊपर भी तो लोग बैठे थे ना, कह रहे थे कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। उसने कहा है कि मुझे 20,000 ट्रूप्स चाहिए ब्रिटिश यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए, वरना पंजाब में खून की नदियां बह जाएंगी। वाइसरॉय ने कहा हमारे पास कोई नहीं है। तो ये यानी वो एक और बातें हैं जो किताब पढ़ेंगे तो उसमें आ सकती है, लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपना प्रोफेसर साहब, जिस तरह आपने तारीख के दिलचस्प हकाइक की तरफ निशानदही की, और हमारे सामने बिल्ला जट और मजिस्ट्रेट चीमा और अंग्रेज का जो किरदार है
जो किरदार है इस हवाले से, लड़ाई झगड़े को फरोग देने के हवाले से, इसको बढ़ावा देने के हवाले से ये हुआ क्या? जब पिंडी में आपने बताया कि आगाज जो हुआ था फसादात का वो पिंडी में हुआ था। हाँ जी जी, यानी लार्ज स्केल हुआ तो शुरू ये लाहौर में था। लाहौर में हुआ 4 मार्च को शाम तक, 4 मार्च को मुल्तान पहुंच गया। 5 मार्च को ये मुल्तान और रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वहां पे इतनी वायलेंस का लेवल नहीं बन सका जितना रावलपिंडी के गांव में हुआ है। वहां पे इन्होंने हमला करके, और उसमें ज्यादातर ये एक्स वो जो है मिलिट्री मैन, उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करके गांव के गांव उड़ा दिए। प्रोफेसर साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि जिस तरह आपने बताया कि लाहौर से आगाज हुआ था फसादात का 4 मार्च 1947, अच्छा इसकी वजह क्या ये तो नहीं थी कि पंजाब में यूनिस्ट पार्टी और सिखों की जो हुकूमत थी, तो जब वो गिरी मार्च में, तो उसके बाद ये बहुत अच्छी बात की है। 2 तारीख को रिजाइन करते हैं अपना सर खिजर हयात दीवाना। 3 तारीख को मास्टर तारा सिंह ऐलान करता है पंजाब असेंबली लाहौर वाली जो हमारी है कि मुर्दाबाद पाकिस्तान नहीं बनेंगे है। 3 की रात को भी तकरीरें, कुछ 4 को झगड़ा शुरू हो जाता है सुबह 10 बजे गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज की जो सामने लॉन नहीं है, जिसे अब हम कहते हैं नासर बाग कहते हैं, वहां पे पहले गोली चली है। मेरी तो एक एक डिटेल है, एक एक दिन में कहां कहां क्या हुआ, तभी तो उस किताब को सबने मानना पड़ा यार। हाँ, और साथ एविडेंस दिया हमने। हाँ, तो फिर ये भी इस बात कही जा सकती है कि जो पार्टी थी सिखों की, सियासी पार्टी, तो एक वो गुस्सा था और दूसरा पंजाब तकसीम हो रहा था, तो ये 2 अवामिल जो थे, फैक्टर्स मिले, और फिर उसके बाद और किरदार भी सामने आए, पुलिस के भी, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व थी, जो हिंदुओं की फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी इसमें रोल है, लायलपुर के अंदर और जहां पे भी उनके भी गढ़ थे। लेकिन मेन फाइट जो हुई है वो पंजाबी मुसलमानों की और सिखों के दरमियान हुई है, ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हिंदू ज्यादातर दुकानदार थे, शहरी थे। तो दुकानदार शहरी जो है वो इतना खुद नहीं लड़ता, शायद लड़वाने में जरा ज्यादा उसकी कोई फंड दे देता है, लेकिन आगे लड़ने के लिए तो कुछ और किस्म के लोग चाहिए होते हैं ना। तो ऐसे वही मैं कह रहा हूँ, तीनों कम्युनिटीज अपने अपने तरीके से इन्वॉल्व थी। नाजरीन, आपने जिस तरह प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब की बातें सुनी, ये ऐसी बातें हैं तारीख की जो आपको ना स्कूल की किताबों में मिलेंगी, ना कॉलेज की किताबों में मिलेंगी, यूनिवर्सिटियों की किताबों तक में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब की जो किताब है पंजाब पार्टीशन 1947। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम जानेंगे असल तारीख क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम सब बैठे हुए थे, पार्टीशन हुई और हम सब लड़ने लगे दूसरे के साथ। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया कि बिल्ला जट का किरदार, पुलिस का किरदार और अंग्रेजों का किरदार, ये इन सब का किरदार ये सामने था, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े हुए और नफरतें फैली। तो आज भी हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है बिल्ले जट के किरदारों के साथ, क्योंकि आज भी वो हमारे माशरे में, चाहे वो हिंदुस्तान का माशरा हो चाहे पाकिस्तान का माशरा हो, बिल्ले जट जैसे किरदार और पुलिस के जो किरदार हैं, जो मजिस्ट्रेट चीमे जैसे, वो दोनों मुल्कों में अभी भी मौजूद हैं। तो हमें अपनी ही वही सांझी जो रवायात हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो नफरतें हमने मिटानी हैं, जो हमारे दरमियान नहीं थी। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये आर्जी थी, तो उम्मीद है कि हम सब एक दूसरे का भला चाहेंगे और सब एक दूसरे पे सलामती भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपसे फिर दोबारा बात होगी। आपके फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत